और इसी के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं बुधनी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। हालात चाहे जैसे रहे हो, कितने कठिन रहे हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का मसला हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला हो या कोविड सेंटर निर्माण का मामला हो, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तो माननीय मोदी जी ने अतिरिक्त सप्लाई मध्य प्रदेश को दी और जिनका आशीर्वाद आदरणीय भाई साहब के ऊपर बना हुआ है। और इसी कारण से मध्य प्रदेश में इतनी ताकत से रात दिन मेहनत करके आदरणीय भाई साहब ने मध्य प्रदेश की स्थिति को नियंत्रण में किया। अन्य राज्यों की तुलना में यदि देखें तो हमें देखने में आता है कि अन्य राज्यों की स्थिति मध्य प्रदेश से कई गुनी बदतर रही है, लेकिन चूंकि अच्छा प्रबंधन और पूरी शासकीय मशीनरी का बहुत सदुपयोग करने के कारण मध्य प्रदेश इस विपत्ति से बाहर आ सका। इसलिए हम सब लोग एक बार ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जो क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है, वो यहाँ के पूर्वे से वाकिफ है। और बुधनी विधानसभा का और आसपास का जो भी व्यक्ति आदरणीय के जैसी सूचना मिलती थी वैसे तत्काल बहुत बेहतर हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराते थे। एम्बुलेंस उन्हें तुरंत ले जाती थी और वापस अच्छा होने पर घर छोड़ के जाती थी। ऐसा सौभाग्य केवल बुधनी वालों को मिला है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में केंद्र में केंद्रीय मंत्री के रूप में जिनका पेट्रोलियम मंत्रालय, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय का दिन जो बहुत गंभीरता पूर्वक वरिष्ठ नेता के रूप में काम देखते हैं, आदरणीय प्रधान जी हमारे बीच में उपस्थित है। मेरा उनसे आग्रह कि वो आए और आप ताली बजाएं। आदरणीय प्रधान जी। आज की कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के अत्यंत श्रद्धा के केंद्र प्रिय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह जी की सहयोगी, उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य मित्र अरविंद भदौरिया जी, गुरु प्रसाद शर्मा जी, रघुनाथ भाटी जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, रवि मालवीय जी, महेश उपाध्याय जी, राजेश पाल जी, आईटीसी के तमाम अधिकारी मित्रगण, जिला प्रशासन के अधिकारी मित्रगण, चिकित्सा सेवा में जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्स भाई और बहनों, नागरिक मित्रगण और पत्रकार मित्रगण, नर्मदा के किनारे इस पवित्र शहर में, पवित्र नगरी में आने का आज मेरे को माननीय शिवराज सिंह जी ने मौका दिया। मैं सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं उनकी निमंत्रण के लिए और पुण्याई कमाने के लिए मौका दिया। मित्रों, दुनिया में इस प्रकार की मध्य प्रदेश तो भारत की हम जहां है, ये सीहोर, विदिशा, बुधनी, ये मैप में अगर निकाला जाए गूगल मैप में, भारत की एकदम हृदय स्थली मध्य बिंदु है। और हिंदी भाषा के आप धनी हो, एक शब्द हिंदी में है त्रासदी, प्रलय। मित्रों, ये सब की कल्पना कभी आपको, मैं समुद्र किनारे से आता हूं, वहां बीच बीच में तूफान आती है, चक्रवात आती है, कुछ क्षण में क्या क्या करता उसके अनुभव हमें है, लेकिन आप लोगों को कल्पना ही नहीं है। और दुनिया के कई हिस्सों में त्रासदी क्या है, प्रलय क्या है, कल्पना नहीं। और कोई भी दिक्कत होती है तो चंद दिनों में निपट जाती है, लेकिन दुनिया को ऐसे एक त्रासदी आई है, इसे प्रलय हो रहा है लगभग 1.5 साल से। दुनिया की कोई कोना नहीं है, संसाधन की प्रसंग नहीं है। कुछ देशों में तीसरी लहर भी चल पड़ी है। मैं देश के नाम लेना चाहता हूं, जापान। जापान को अगर हम तुलना भारत के साथ करते हैं या दुनिया के कई देशों के साथ करते हैं, जापान एक अत्याधुनिक
अभिवृद्धि है, टेक्नोलॉजी है, चिकित्सा सेवा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी अभी जो जापान की सूचनाएं आई है, मैं बुधनी में खड़ा हूं और जापान की कुछ लेख पिछले सप्ताह पढ़ रहा था। मैं मन ही मन बैठ के जब इस हॉस्पिटल का हमारे युवा कलेक्टर साथी मुख्यमंत्री जी को परिभ्रमण करा रहे थे, तब हमें शिवराज सिंह जी की, नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का पहचान होती थी और उनकी कल्पना और उनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता ध्यान में आती थी। जापान में लोग गाड़ियों में ऑक्सीजन ले रहे हैं और इस बार जो हलचल हुई, आपको अगर याद होगा ठीक से, अभी अभी की स्मृति है, अप्रैल की प्रथम सप्ताह से शुरू होके मैं आया था पिछले 1 महीना पहले, मैंने वही की प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश आया था। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसे ही एक कोविड हॉस्पिटल, अस्थायी कोविड हॉस्पिटल हम बुधनी में सागर जिले में शुरू करके आए। तो 1 महीना पहले मैं उस शरीर की तैयारी के लिए देखने के लिए भाई साहब के पास आया था। तब भी उनकी आत्मविश्वास मैंने देखा था, उनकी पकड़ देखी, तब भी लेकिन प्रदेश जूझ रहा था। रेमडेसिविर की मेडिसिन, बीच में ब्लैक फंगस आ गया, कहां से एक अदृश्य बीमारी दूसरा आ गया, कल्पना ही नहीं था किसी को क्या तेजी जो आती है, उसकी मेडिसिन जुगाड़ करना। ऑक्सीजन मित्रों, हम लोग, मैं भी इतने लंबे सामाजिक जीवन में, मेरे पिताजी डॉक्टर है, लेकिन ऑक्सीजन यानी एक काला सिलेंडर हॉस्पिटल के कोने में पड़ा रहता है, किसी को यूज में आता है, ये कभी हमारी कल्पना नहीं। मैं भी पिछले बार कोरोना से मुक्त होकर आया हूं, लेकिन मैंने ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस नहीं की। पिछले बार ऑक्सीजन पूरा देश में 2500 मेट्रिक टन सितंबर महीना में लगी थी और इस बार अप्रैल मध्य आते आते 10,000 मेट्रिक टन की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा के राज्यों के साथ खड़े होकर उसको उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश को भी मोदी जी ने शिवराज सिंह जी की अपेक्षा को पूरा किया, कोई कमी रहने नहीं दिया। जैसे ऑक्सीजन की जुगाड़ हो, डॉक्टर्स की जुगाड़ हो, नर्सेस की मन बढ़ा के उनको काम पे लगानी हो, कोई कमी मध्य प्रदेश ने नहीं छोड़ी। और आज मेरे को तो अभी कलेक्टर को मैंने पूछा कि भाई कलेक्टर साहब, यहाँ की पॉजिटिविटी रेशियो कितना है? बोले साहब हमारे वहाँ कुल 18 लोग अभी पॉजिटिव है और आज ऐसे ही दिन है जहाँ 0 पॉजिटिव संख्या है। बधाई है। मैं बुधनी की जनता को, सीहोर की जनता को, यहाँ की सारे समृद्ध और प्रबुद्ध नागरिकों को और इनकी आप लोगों की लाडले जनप्रतिनिधि शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ। इसी को शासन कहते हैं, इसी को संवेदनशीलता कहते हैं। ये बातों से नहीं होती, ये भाषण देने से नहीं होती है, ये सिर्फ मीडिया की हेडलाइन नहीं है, ये वस्तुस्थिति है। और ये हॉस्पिटल किस चीज के लिए? अदृश्य बीमारी अचानक फिर सेंधमारी ना करे। अभी तो डर है कि हमारे बच्चों को आ जाएगा। मैं तो बहुत आज अस्वस्थ हूं। जो जापान में नहीं सोच पाया उसको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी ने सोचा और बुधनी में 50 बेड की बच्चों के लिए भी हॉस्पिटल की बेड खड़ा कर दिया। इसलिए आईटीसी को धन्यवाद, जिला प्रशासन को धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। आज देश में पॉजिटिविटी रेशियो 10 के आजू बाजू है, जबकि मध्य प्रदेश में ये घट के 0.47 यानी 4% की 0.4% यानी 0 के बराबर। और ये चंद दिनों में जितने सारे मरीज हैं ये भी घर चले जाएंगे और आने वाले भगवान करे माता नर्मदा की हम सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे, ये हॉस्पिटल खाली का खाली रहे, एक भी मरीज ना आए।
लेकिन ये व्यवस्था शिवराज जी ने बनाई है, ये रहेगा यहाँ। सारे चिकित्सा की प्रबंधन रहेगी। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, देश उसको झेला है, झेल के उसको हमने जीता है। मित्रों, इस बार तो देश में मध्य प्रदेश ने एक अनोखा चीज दिया है। जब कभी समुद्र मंथन होती है, दोनों चीज निकलता है, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। विष को हम सभी लोगों ने मिलकर होके पिया है, अमृत भी मध्य प्रदेश ने निकाला है। एक व्यवस्था उन्होंने बनाई, आप लोगों ने मिलकर बनाई, जिसको मैंने साक्षात दर्शन किया था। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये गांव तक आप लोगों ने पहुंचाई है। ये कहने के लिए नहीं है, आज विश्व स्तर की विशेषज्ञ इस मॉडल को समीक्षा करने लगे हैं। आज भारत की बड़े बड़े अखबारों में, आज इन दिनों में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं रास्ते में अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया कि मध्य प्रदेश की क्राइसिस मैनेजमेंट व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है। ये क्यों याद किया गया? मित्रों, एक युद्ध में हमने एक पड़ाव जीता है, अभी कोरोना को पकड़ा है, कोरोना को उन्मूलन करना है, निकाल के फेंक देना है। और इसकी ताकत हमें मालूम है, ये मानना चाहिए, उसकी ताकत हमारी सारे योजना कल्पना से ताकतवर है। ऐसे शत्रु को मानना चाहिए, यह अदृश्य शत्रु है। अभी हमें वैक्सीन के माध्यम से, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है, 5 कंपनियों के माध्यम से वैक्सीन की कोई कमी देश में नहीं रहेगी। भारत सरकार मुफ्त में राज्य को, मोदी जी मुफ्त में वैक्सीन शिवराज जी के हाथ में देंगे। और यह आप सभी की जिम्मेवारी है, आप सभी की जिम्मेवारी है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ढांचा बनाई गई है, आप सभी की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे लोगों की एक आदत है भाई साहब, एक बार समस्या थोड़ा टली कि ढिलाई शुरू होगी। मास्क तो सबसे बड़ा उदाहरण है। मास्क अभी मैंने देखा बाजार में, बुधनी बाजार में मास्क की दुकानें लगी हैं फुटपाथ पर। मास्क नहीं था हमारी जिंदगी में साल भर पहले, लेकिन अभी अभी भी मास्क लगाना ही चाहिए। मास्क लगाने से कई चीज समझ जाएगी। इतना भी हम समझते तो ये दूसरी लहर इतना कष्ट हमको नहीं देता। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम सभी, विशेष करके पत्रकार मित्रों को मैं निवेदन करता हूं, आपकी बड़ी भूमिका है एक पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि लोगों की मन में, गांव में आदिवासी, पिछड़े वर्ग, किसान, इनके मन में आ गया, माने सुई कब लेते हैं? जब बुखार होता है। बिना बुखार के कोई सुई लेता है क्या? अभी लोगों के मन में ये ना आ जाए कि भाई समस्या गई, कोरोना गया, शिवराज जी ने तो एक हॉस्पिटल लगा दिया, तबीयत खराब होने से हॉस्पिटल जाऊंगा, टीका क्यों लूंगा? मित्रों, हमारी पोलियो की टीका अभी अभी समाप्त हुई है, कुछ साल पहले। कालाजार की टीका अभी अभी समाप्त हुई है। पिछले बार मोदी जी के कार्यकाल में इंद्रधनुष योजना में बीसीजी की टीका को पूरा 100% किया गया। इसलिए मित्रों, इस टीका को जैसे हम अपना एक नित्य तपस्या मान के सब इकट्ठा होकर टीकाकरण को मध्य प्रदेश में सफल बनाए, शिवराज जी और मोदी जी की जो कल्पना है, मैंने आज आश्वस्त हुआ 2022 मार्च तक मध्य प्रदेश में संपूर्ण टीकाकरण की योजना बनाई है। इसी में हम सभी लोग लगे। आज इस शुभ अवसर पे मंदिर भी खुला है, वार्ड भी खुला है, आप सभी लोग उपस्थित हो। सब लोग मिलकर हम एक सुदृढ़ मध्य प्रदेश बनाए। सुदृढ़ मध्य प्रदेश बनेगा तो सुदृढ़ भारत भी बनेगा। मित्रों, हम सभी लोग इस जिम्मेवारी में हम शामिल हो, इसी निवेदन के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बधाई। इस पवित्र हॉस्पिटल को शिवराज जी ने आपको सौगात में दिया, इसको बढ़िया से चलाइए, संभाल के रखिए। टीकाकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। आदरणीय सांसद रमाकांत जी भार्गव जो विदिशा सांसद है, हमारे बीच में उपस्थित होते, लेकिन उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था। आदरणीय भाई साहब ने उन्हें एयरलिफ्ट करके मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया और अब वो
पूरी तौर से स्वस्थ थे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनके बेटे विनय भार्गव हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं बैठे। और हम लोग तो गौरवान्वित इस बात पे है कि हम उस विधानसभा के कार्यकर्ता हैं जिसका नेतृत्व आदरणीय शिवराज सिंह जी करते हैं। मैं उनसे साग्रह निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय शिवराज जी। हमारे मध्य प्रदेश से हमारे अपने राज्यसभा के सांसद, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, जिन्होंने मोदी जी के निकट सहयोगी के रूप में अपने देश की बड़ी तन्मयता से और बड़ी लगन से सेवा की है और भारत की राजनीति में जिनका आज विशिष्ट स्थान है। और मध्य प्रदेश जब कोविड संकट से जूझ रहा था तब दिन और रात हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे हमारे अतिथि साथी आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं अपने क्षेत्र में, धर्मेंद्र जी मेरा गृह क्षेत्र है, यही मैं खेला हूं, बचपन में पढ़ा भी हूं और बड़ा भी इसी पार्टी में हुआ हूं। इस धरती पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मंत्री परिषद के निकट सहयोगी और परिश्रमी और कर्मठ नेता सहकारिता मंत्री भाई अरविंद भदौरिया जी, मेरे क्षेत्र में उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय जू प्रसाद जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, भाई रघुनाथ जी, रवि जी, महेश जी, राजेश पाल जी, अब यहाँ सब ऐसे बैठे हैं जिनको मैं नाम से और कई तो बचपन से जानता हूं। इस समय की मर्यादा है, इसलिए मेरे सभी अभिन्न साथीगण, रमाकांत जी स्वस्थ हैं लेकिन अभी मैंने ही मना किया, कभी आना जाना नहीं है, इन्हें है यहाँ पे। रमाकांत जी को भी मैं स्मरण कर रहा हूँ इस अवसर पे। आईटीसी के हमारे मित्रगण संजीव पुरी जी ने भी शुभकामनाएं भेजी है। मेरे प्रशासनिक अधिकारी साथीगण, चाहे वो कमिश्नर, कलेक्टर, आईडीएसपी हो या निचले एक स्तर के हमारे सभी साथी सहयोगी हो, जो अपने अपने स्तर पर बहुत बेहतर काम जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान किया है। मेरे डॉक्टर साथीगण, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। पैरामेडिकल स्टाफ जो चलाएगा इस अस्पताल को, और कोविड के संकट के समय दिनों रात काम करने वाली आप सब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के किसी न किसी स्तर पर सदस्य हैं। तो पंचायत का है, कुछ ब्लॉक का है, कुछ जिले में भी ऐसे सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेरे साथीगण, और अकेले हमें धर्मेंद्र जी को और मुझे भी पूरे प्रदेश में सुन रहे हमारे कार्यकर्ता साथीगण, बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और आज सबसे पहले उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं जो कोविड के इस महासंकट के दौर में, चाहे वो प्रदेश के हो, हमारे जिले के हो, हमारे क्षेत्र के हो, जिन्हें काफी प्रयत्न करने के बाद भी हम बचा नहीं पाए, उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। जैसा हमारे धर्मेंद्र जी कह रहे थे, महाविकट संकट, ऐसी महामारी कभी हमने तो सुनी नहीं, देखी। बचपन में जरूर कभी कभी बुजुर्ग सुनाते थे कि काला बुखार कौन सा आया था कि दो को शमशान घाट ले जाते थे तो चार और घर में, फिर गांव में और उनकी मौत हो जाती थी, फिर ले जाना पड़ता है। लेकिन अपनी आंखों से ऐसा धार्मिक संकट कभी नहीं होता। पहली लहर आई,
प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण उन्होंने पहले दिन से तय कर दिया लॉकडाउन, पूरा देश बंद हो। ये पीएम साहब की दूरदर्शिता थी। ये तो पहली लहर में भी नुकसान बहुत हो, लॉकडाउन के कारण बड़े धीरे 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 संख्या बढ़ी और अब व्यवस्थाएं भी बनाते चले गए और मुकाबला भी करते चले गए। पहली लहर से सफलतापूर्वक निपट गए। हम लोगों को मन में भाव आ गया कि ठीक है अब क्या दिक्कत। आपको याद होगा, मैं स्वयं मध्य प्रदेश के कई शहरों में गया। मैं भोपाल में सड़कों पर उतर के घर में भी मास्क लगाता था लोगों के चेहरे पे। मास्क पहनो, बिना मास्क के काम नहीं चलेगा, संकट बढ़ रहा है। गाड़ी पे खड़े होकर अनाउंसमेंट किया हमने 23 किलोमीटर, खबरदार संकट पकड़, वहां पे कहते हैं सावधान हो जाओ, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ। दुकानों के सामने गोले बनाए थे, आपको ध्यान होगा। और दुकानदार उसका गोले बना, ग्राहक उसका उनके बीच खड़े हो। और केवल इतने नहीं, मैं 7 या 8 तारीख को अप्रैल में भोपाल में मैंने 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह किया। 24 घंटे गांधी जी की प्रतिमा के सामने में बैठा, आने नहीं दिया भीड़। और वर्चुअल मैंने संवाद किया प्रदेश की जनता से, हर एक बैंक से, देखो बहुत भयानक संकट है ये, अस्पताल भरते जा रहे हैं, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, भीड़ भाड़। लेकिन उस समय लगता था क्या हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम भूल गए कि वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। पहली लहर में मैं भी बीमार था, कोरोना टेस्ट करवाया, पॉजिटिव हुआ, हल्का बुखार आया और उसके बाद अस्पताल घूमते गए और घूमते घामते आ गए। कई लोग ऐसे थे जो गए ठीक होके आ गए, दवाइयां ली और ठीक हुए, गंभीर नहीं हुए, बहुत कम। अगर हम देखें मृत्यु की तो बहुत कम हुई थी, बिना बहुत लापरवाही। लेकिन इस बार वो डेल्टा वेरिएंट को कोई स्वरूप बदल गया, ये माया भी है कोरोना, अपना स्वरूप बदल गया है। और उसके बाद कई लोगों का कि सर्दी जुकाम है, घर में देख लेंगे, लोग बताते नहीं, अरे पूछे तो भी कहते नहीं कुछ नहीं है, छुपाने का भी काम हुआ कि घर में दवाई जो लोकल मिल गया उसी से दवाई लेंगे। और उसके बाद जब तबियत खराब हुई तो ये वेरिएंट इतना खतरनाक था कि 3-4 मेरे 2 एक अंतरा और एक सैलरी साथ में पढ़े थे, उससे जूनियर डिजिटल सत्य कार्यकर्ता, एक की बेटी की शादी सगाई भोपाल में होटल में सगाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 40-50 लोग, उनमें से 20-25 संक्रमित हो गए। अब ये दोनों मित्र मेरे जो कई दिन तक मेरे साथ रहे, कुछ दिन तक शायद लगा कि घर में ठीक हो जाएगी, बाद में अस्पताल में भर्ती हुए, लाख कोशिश हुई बचाने की, लेकिन दोनों को हम बचा नहीं पाए। फेफड़े एकदम खराब, इतनी तेजी से खराब होते थे। और इसलिए जब इस रौद्र रूप देखा, आप जानते कितनी कठिनाइयां हुई हम। आप में से कितने लोगों से मेरी लगातार बात होती रही, किसी न किसी का परिचय मित्र। एक समय ऐसा आया जब इतनी बड़ी तादाद हो गई कि व्यवस्था छोटी पड़ने लगी, ऑक्सीजन का संकट आया। आज धर्मेंद्र जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उस समय ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे, टैंकर बिजली ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑक्सीजन अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तो टैंकर का संकट पैदा हो गया, टैंकर की व्यवस्था करो। अर्जुन बैठे रात मैंने टैंकर का काम दिया था, टैंकर ढूंढो, हिंदुस्तान में ध्यान मिले वहां। हमने अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कलकत्ता भेजा, ध्यान मिले जैसे मिले। धर्मेंद्र जी ने इतनी मदद की, मैं उस सहयोग को कभी भूल नहीं सकता। ऑक्सीजन की जरूरत हो, टैंकर का सवाल हो, रेमडेसिविर का सवाल हो, आप मुझे कहते थे, प्रधानमंत्री जी ने तो अद्भुत सहयोग किया। जब जरूरत पड़ी तो टैंकरों से
टैंकर एक्सीडेंट के कारण से हवाई जहाज कभी सुना है? एयरफोर्स के विमान आए, भोपाल उतरे, इंदौर उतरे, ग्वालियर उतरना और मैं टैंकर ला दे। और एयरफोर्स के विमानों से टैंकर भेजे, कहीं उड़ीसा, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र, कहीं गुजरात, कहीं उत्तर प्रदेश, और वहां से फिर रेल में धर धर के टैंकर लाए। ये भी दुनिया में पहली बार हो गया कि पहियों पे चलने वाले टैंकर रेलगाड़ी में भराए, इसलिए कि रास्ते में रुकना जाए। क्योंकि मैं तो रात भर जगा, कौन सा टैंकर कहां पहुंचा, देर तो नहीं हो गई ड्राइवर को, तो नहीं क्या। ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, पुलिस वाले बिठाओ, साइरन बजा बजा के लाओ, टैंकर कहीं रुक नहीं जाए, क्योंकि टैंकर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जिंदगी है। अगर देर हो गई तो सांसों की जोड़ न टूट जाए। रात भर नींद नहीं आती, रात भर एक ही चिंता रहती थी कैसे पहुंच जाए, क्योंकि बाकी तो फटाफट बढ़ा बिस्तर के संख्या ही ऑक्सीजन। और जैसा धर्मेंद्र जी बता रहे थे, 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने चंद दिनों में कर दी और हवाई जहाज, रेल सब शुरू हो गए। केवल 5-7 दिन में संकट ऐसा रहा जब, और 7 दिन आज मैं करूं बुरी बात नहीं, मेरे क्षेत्र के मित्रों आंख से आंख नहीं लगी, पलक कई बार अगर चिपक जाती थी तो थोड़ी देर में फिर खोल लेता था कि नहीं अब सो में पाना नहीं तो कई की जिंदगी न सो जाए। ऐसा भयानक समय कई अपने खो दिया। विदेश में देखते चारों तरफ मन भर जाता है, महाविकट संकट था। लेकिन आज हम इसको काबू में कर पाए। आप लोगों का दर्द जानता है, कई लोग स्वस्थ होकर आ गए, इसमें कोई लोग नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम वापस नहीं ला पाए। हमने अपने खोए हैं, अपनों को खोया। उनका दर्द अभी भी जख्म बन के हमारे सीने में मौजूद है। लेकिन सबक एक ही है, सावधान रहना, गलती मत करो। अभी धर्मेंद्र जी बता रहे हमारे यहाँ कोई भी सीओटी में पॉजिटिव कोई फिल्टर नहीं आया। अब 18 बचे, 26 बचे, 18 बचे। लेकिन इस चक्कर में निश्चिंत मत हो जाना, मैं सावधान कर रहा हूं, निश्चिंत मत हो जाना। क्योंकि पहली बार भी जब आया था तो हम निश्चित हो गए, ठीक है अब तो दवाइयां आए, खाने में ठीक हो जाएंगे। सितंबर के बाद जो मेला, ठेला, कार्यक्रम, आयोजन, शादी, विवाह सब शुरू हो गए, धूमधाम। मास्क लगाए नहीं गई। देखो फिर कैसे धीरे धीरे फैल गया। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कम होता रहा, जनवरी में काफी कम हो गया, फरवरी में न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया, लेकिन मार्च में फिर बढ़ना शुरू हुआ। और क्यों बढ़ना शुरू? आज मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, बढ़ना शुरू इसलिए हुआ कि हमने सावधानी छोड़ दी, करना बंद कर दिया। असावधान हो गया, भाव में जाए, जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे, दवाई नहीं हो जाएगी। ऐसा मायावी राक्षस है कि एक को हुआ 1 से 10 में, 10 से 100 में ये बढ़ता रहा धीरे। ये जनवरी में बढ़ना शुरू हो गया। हम निश्चित रहे ठीक है, बहुत थोड़े कैसे मैं चिल्लाता, लेकिन लोग निश्चित कोई फर्क नहीं पड़ता। फरवरी अंत तक और तेजी से आना शुरू हो गया, तो अभी होता है थोड़े से फैलते फैलते 1 से 10, 10 से 100 परिवार के परिवार पहले तो एक आध होता तो ले जाते थे। अब पता चला 10 है तो 10 ही। यहां बैठे मित्र भी गवाए, कहीं के पूरे परिवार हो गए, पूरे के पूरे परिवार घर में गिरते रहे सब। और एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा कि बताए नहीं लोग,
अगर बताएंगे तो हमने चलाया किल कोरोना, ये तभी हमने प्रधानमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। मुझे लगा कि ये जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी कोरोना हम मार नहीं सकते, और उसने हमने तय किया। अब प्रशासन हमला जाता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम जाए, आशा कार्यकर्ता जाएगा, दरवाजे नहीं खोले, नहीं कोई नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, और घर खांस रहे और खास से फैल रहा है, पूरा परिवार प्रभावित हो गया। तब हमने तय किया अकेली सरकार और प्रशासन ने जनता को जोड़ो, और जनता को जोड़ने के लिए फिर हमने जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी हमने रखा, बाकी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रखे, सामाजिक कार्यकर्ता रखे, ब्लॉक में आप देखेंगे ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ब्लॉक का बनाए, और फिर गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बन गई और मुकाबला कर पाए। धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल सही किया, जब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव गांव घर घर निकली, दरवाजे खटखटाए, भैया कौन है सर्दी बुखार वाला, निकालो बाहर और लो दवाई, तुरंत दवाई लो और टेस्ट करवाओ। जब गांव के लोग जुटे सब लोग आए, सामने तो बता ही नहीं रहे। पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने अद्भुत काम किया, फिर सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। क्या खांसी बुखार वालों को पहचान करना, सैंपल लेना, टेस्ट करवाना हो, आइसोलेट करना हो, अकेले में रखना हो, घर में होम आइसोलेशन में ठीक है कि नहीं है इसकी व्यवस्था करना हो, दवाई का इंतजाम करना हो, अस्पताल में भर्ती करवाना हो, सारा काम और जिम्मेदारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी संभालने लगी। और फिर उन्हीं पे छोड़ दिया कि कितने बजे खुलेगा शहर, कितने बजे बंद होगा। मैंने कहा ऊपर से नहीं ला देंगे, जो फैसला करेंगे गांव में गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी, शहर के बाहर में बाहर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, शहर कब खुलेगा, कब बंद कितना होगा, सरकार फैसला नहीं करेगी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी फैसला करेगी, और जिले के बारे में जिला फैसला करेगा। आप लोग फैसला करते चले गए और हम कोरोना को पकड़ते चले गए, चेक करते चले गए, और इसलिए आज मध्य प्रदेश मॉडल है कि जिसमें कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से हमने कंट्रोल करके रख दिया, पूरी तरह से कंट्रोल करके। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम और बढ़ गया है, ये भंग नहीं होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी चलती रहेगी, आगे सारी जिम्मेदारी संभालना। जिम्मेदारी क्या? देखो, तीन काम, तीन लोग बांटे, एक सरकार, दूसरा प्रशासन, और तीसरा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जनता के लिए। और काम क्या है? तीन काम। एक काम ये है कि हम भूल नहीं जाएंगे, सीवर में आज एक भी पॉजिटिव नहीं है। कितने टेस्ट कर रहे हैं रोज? 17-15 सब, ये कम नहीं होना है, और हर हिस्से में होना है जिले के। नफागंज में भी होंगे, रेटी में भी होंगे, बुधनी में भी होंगे, चकलती, लालपुर, गोपालपुर में भी होंगे, नर्मदा पट्टी में भी होंगे, बक्तरा, सायगंज, जोगी में भी होंगे। चारों तरफ करते रहे भाई, सावधान कर रहा हूं, टेस्ट बंद नहीं करना है, ताकि जैसे पॉजिटिव आए पकड़ो तुरंत और आइसोलेट कर दो, वो और लोगों को संक्रमित ना करे। और दूसरी चीज, जिस घर में भी संक्रमित आ जाए, पूरे घर वालों का टेस्ट, जिनके साथ बैठा हो उनका टेस्ट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जितने लोगों से मिले हो उन सब के टेस्ट, ताकि उनमें से कोई संक्रमित हो तो वो भी छुपाना है। और फिर अपने पास ये तो है कोविड केयर सेंटर, घर में भी मत रखो मेरा, घर से अच्छे आ रहे क्या दिक्कत, घर में लगे 4 लोगों को और संक्रमित कर देते, और ये घर में ना रहेगा, अपना बुधनी में, रेटी में, सायगंज में कोविड केयर सेंटर है, बक्तरा में, सब जगह है, रेटी में भारत को। अब हम इसी बिस्तर क्या लग सका है, इसलिए मेरा ये कहना है कि घर में मत रहो। बोलने वालों से नहीं, पूरे प्रदेश वालों से कह रहा हूं, कोविड केयर सेंटर में रखो ताकि बाकी संक्रमित ना हो। तो एक फूड टेस्ट पॉजिटिव आगे कोविड केयर सेंटर, बाकी के भी टेस्ट
और एक अपना किल कोरोना अभियान। सर्दी जुकाम बुखार अपनी टीम में जा रही है, तुरंत चेक करो भैया, और लो दवाई खाओ तुरंत, और सैंपल को टेस्ट करो। देखिए इस महामारी का मुकाबला हम तभी कर सकते, तुरंत पहचाने और तुरंत ही अलग करने। जरा भी लापरवाही कर दी तो ये कब 5 से 10 में, 10 से 100 में फैल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तीसरी लहर क्या है? तीसरी लहर यही है कि अगर हमने टेस्ट करवाना बंद कर दिए, एक को हुआ उसे पता नहीं चला, 4-6 दिन घूमता रहा तो उसने कर दिया 50 में से करीब तो 3-4 दिन पता ही नहीं चलता, वो घूम रहा है तो 100 को कर दिया, 500 को कर दिया, 1000 को कर दिया। 8-5 दिन बाद जब गंभीर हो तो उसे पता चला करेगा तो बीमार, तब तक वो कहीं वो करते। और अगर हम टेस्ट नहीं करते गए बेघूमते तो ऐसे घूमने वाले लोग फिर से तीसरी लहर बना देंगे। एक बार संख्या ज्यादा हुई तो कई गुना, एक 5 से 10 में, 10 से 50 में, 50 से 500 में बन गई तीसरी लहर। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तीसरी लहर ना बनने दें। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश इसमें आइडिया बन सकता, आदर्श मॉडल, रोज टेस्ट पता चला तो तुरंत आइसोलेट करो, इलाज करो, और खूब टेस्ट ये सरकार करेगी, प्रशासन करेगा। आपका काम है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का घर घर जरा भी सर्दी जुकाम बुखार है तो टेस्ट करवा दो, दवाइयां मिल जाए। आपका काम है मास्क लगवाओ, आप मास्क लगा रहेगा नहीं हो सकता। ये ज्यादा कहां से करो, अंदर नाक से या मुंह से, दो ही तरीके। अगर ये कवर है तो बगल में कोई है तो भी हमें नहीं होगा। 90% इसकी गारंटी है, नहीं घुसेगा ही। और अब पहलवान बन गए, काय का कोरोना, कोई खाल से घूमने लगे तो पता नहीं कौन से लग गया और घुस गया। तो मास्क, प्रधानमंत्री जी का दूरी, 2 गज की दूरी, और तीसरी हाथ। अब आपने बीच में देखा होगा हम बार बार सैनिटाइजर से बैठे हाथ साफ कर, आदत बना लो, साबुन सैनिटाइजर, ये जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। कोरोना के साथ जीना, क्योंकि वायरस तो है, भी रहेगा, उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा हमको। और वो जो तरीके यही है। दुकानदार अनलॉक हो गया तो दुकानदार क्या, अगर दुकान चला रहा तो दुकानदार का वैक्सीनेशन, उसका मास्क, और दुकानदार मतलब ठेला वाला भी सब्जी बैठता है, उसका भी मास्क लगा ले, फल वाले के भी मास्क लगा ले, ग्राहक भी इकट्ठी भीड़ नहीं लगाए, एक दुकान पे ज्यादा तो दूर खड़े रहिए, करना ही पड़ेगा। देखो 2 ही रास्ते अपने पास, एक रास्ता के तीसरी लहर आए और फिर से हम बंद करते हैं। कब तक बंद करोगे बताओ? जिंदगी बंद हो जाती है, काम धंधे ठप हो जाते हैं, बिजनेस का रोटी की 2 रुपये की कहां से खाएंगे बताओ? भागवत बंद करेंगे। हम दुनिया भी चलाएंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान भी बचाएंगे और जहान भी चलाएंगे। गतिविधियां चलाते हुए सावधानी के साथ हम कोरोना को नियंत्रित करेंगे। ये मॉडल मध्य प्रदेश स्थापित करें और बुद्धि वाले उसकी अगुवाई करें। ये मैं चाहता हूं हृदय से कि हम बताएं कैसे कोरोना को हम कंट्रोल करें, और उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करवा समझाएं सब। और तीसरी चीज टीकाकरण, वैक्सीनेशन। ये टीका जरूरी है भाई, अब कोई पहली बात थोड़ी है। बचपन में अपने को टीका लगवाते, दस्ता लगेगा कि नहीं लगे? 3-3 साल पड़ेगी नहीं अब छोटे बच्चों के नहीं, अपने तो 3 और पूरा पट्टा था कर याद हो बचपन में। और बुखार भी आता था कि नहीं आता? 2-3 दिन बुखार आता, तो ये टीका किससे दर्दनाक आएगा? उसमें तो बुखार भी नहीं आता, कोई तो आता है। तो भ्रम है तो दूर निकालो। और वैक्सीन की उपलब्धता प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तय किया कि मैं मेरे हाथ में लेता हूं, वैक्सीन अगले महीने से भरपूर मिलना शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से मिलेंगी। तो तेजी से वैक्सीनेट करवाना है। कोई गांव में लक्ष्य बना ले, एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको वैक्सीन नहीं मिलेगी। सबका वैक्सीनेशन जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी। वैक्सीन लगने तो सुरक्षा चक्र मिल गया। वैक्सीन का मतलब फिर या तो होगा ही नहीं, और होगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ेगी कि वो बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो जानलेवा नहीं होगा। और इसलिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण ये हमको करवाना है, प्रदेश में भी करना, बुद्धि मॉडल बने उसके लिए मैं चाहता हूं।
उसमें कोई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी कोई कसर न छोड़े। और ये अगर हमने कर दिया, और चौथी चीज, अभी अस्पताल बनाए कोई कह सकता है कि आप क्या करेंगे, तो जीरो है भैया, ये सावधानी के लिए बनाया। संकट आया, बाढ़ तैयार, बच्चों का भी तैयार, बाकी भी तैयार, डॉक्टर तैयार, दवाइयां तैयार। और ये केवल पेशेंट को भर्ती करने के लिए नहीं है, इसको अपन ने बना दिया फीवर क्लिनिक। सर्दी जुकाम बुखार कोई को ले आओ, तुरंत चेकअप, तुरंत इलाज, तुरंत दवाई, तुरंत के तुरंत। एक तो ये फीवर क्लिनिक या चेकअप होगा, दवाई दी जाएगी, या टेस्ट भी होगा, सैंपल भी लिया जाएगा। सैंपल लेते हैं ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो लगातार जारी रहेगा। और यहाँ टीका भी लगेंगे, वैक्सीनेशन का काम भी होगा। ये तीन काम, एक पॉजिटिव आए तो ही भर्ती कर दो, नहीं तो उसकी देखने को जाए। नंबर 2, फीवर क्लिनिक जांच करवाना है, तुरंत भेजो, जांच हो जाएगी और दवाई मिल जाएगी। और तीसरे, इसको हम भर्ती करने का भी केंद्र बनाएंगे और यहां वैक्सीनेशन सेंटर लिए जाएंगे, वैक्सीनेशन हो रहा है। तो यह जरूरी नहीं कि जब बहुत पॉजिटिव हो तो ये तो अभी भी काम था, तो इसको जीवन के अंदर रखना, ये लगातार चलता रहे। यहाँ की मॉनिटरिंग, यहाँ की देखो, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी करे, वो भी देखे, चक्कर लगाया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आज आपने देख लिया भीड़ आने को, मैंने आपसे हाथ जोड़ के सबसे मना किया था भीड़ मत लाना, क्योंकि अब कोरोना का तो मैं भी अगर भीड़ करूंगा तो लोग कहेंगे मुख्यमंत्री कहता मत करो भीड़, तो भाई भीड़ करता है। इसलिए आपसे आगे किया था कि मत आए जाना, लेकिन आप पता सबको देना, बहुत अच्छा अस्पताल बनाया, बता ठीक बनाया कि नहीं बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो इसका ये विचार जरूर हो जाए कि दिक्कत है तो चले जाओ, ये आपकी ड्यूटी, ताकि कोई परेशान ना हो। यहाँ दिखा दें, इसके बाद फिर क्या करना है, जांच के बाद हत्या होगा या भर्ती होंगे और फिर बहुत कुछ करना है। भगवान ना करे कि ज्यादा पेशेंट आए। मैं तो कहता हूँ, मैं भी यही कहता हूँ, धर्मेंद्र जी का कोई ना आए ऐसी नौबत हो। हम नहीं चाहते कि भले, हम तो चाहते खाली ही पड़ा रहे, खाली पड़ा, लेकिन चेकअप का टाइम तो हो गया ना, जांच करवा लीजिए, ठीक है, निश्चित हो गए, टेस्ट करवा लिया, निश्चित हो गए। एक जीवंत केंद्र बना रहेगा कोरोना से मुकाबले का, ये हथियार है हमारे। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स और बाकी सारे मित्र, सिस्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ पूरे डिवोशन के साथ काम करके इसको भी एक आदर्श बना देते हैं। अस्थायी अस्पताल भी कैसे चलता है ये दुनिया को पता चलता है, क्या इतनी अच्छी व्यवस्था। इस अवसर पर आदरणीय धर्मेंद्र जी का मैं फिर हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मध्य प्रदेश का धर्मेंद्र जी, आपने कर्ज निकाल दिया, इतनी मेहनत और ईमानदारी से अपने मध्य प्रदेश की सेवा की है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आईटीसी के मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, चर्चा हुई और उन्होंने इसको खड़ा कर दिया। अब इनको चलाने की जवाबदारी आप लोगों की, डॉक्टर्स को चलाएंगे वो आत्मा, पैरामेडिकल स्टाफ चलाएगा, लेकिन कोई दिक्कत ना आए इसलिए जिला प्रशासन प्रदेश से पूरा सहयोग मिलेगा और ढंग से देखता रहे इसको, ताकि इसका बनाना सार्थक हो जाए। इसलिए नहीं कि बीमारी आ रही है कि चेकअप होता रहे, टेस्ट होते रहे, जांचें होती रही और उसी से अपन आश्वस्त रहे। और भगवान न करे कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो अपना जो भी तीसरी लहर की चर्चा बहुत कर रहे हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, करेंगे, लेकिन आगे नहीं देना, पहले प्रोसेस अपनी है। और इसलिए मैं इस अस्पताल को आपको समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। वो तो मध्य प्रदेश का सौभाग्य था कि उस समय आप मुख्यमंत्री बन गए, वरना क्या होता मध्य प्रदेश का भगवान ही जानता है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय रवि जी महाराज से आग्रह करूंगा वो आए और आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब और कमिश्नर साहब से आग्रह है कि स्वल्प आहार के लिए अपने विशिष्ट अतिथियों को चेम्बर में ले जाए। आदरणीय कलेक्टर, आज इस विशिष्ट प्रसन्नता के क्षण में मैं आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जननायक आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में
पूरे मध्य प्रदेश ने कोरोना की इस लड़ाई को देश के बड़े राज्यों में सबसे पहले जीतने के निकट तक पहुंचाने का कार्य किया है। जिन्होंने एक एक पेशेंट जो होम क्वारंटाइन थे, घर में थे, उनको भी सीधे हालचाल जानकर ये कहा कि चिंता मत करना। ऐसे सबको परिवार की तरह रखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं सीहोर जिला भाजपा की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो सीहोर की गुजरी विधानसभा की धरती पर पधारे हैं, मैं अपनी ओर से पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक हमारे ऐसे नेता जो मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता मंत्री हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति से सीधा उनका संवाद है। हम सबको बहुत स्नेह करते हैं। आज हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय अरविंद जी भाई साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंदासीन हमारे सभी नेता पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सब जो पूरी गुजरी विधानसभा क्षेत्र से पधारे, हमारे सभी वरिष्ठजन, हमारे सभी मंडल के अध्यक्षगण और सभी कार्यकर्ता साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए एक बार पुनः मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय एक आग्रह और है कि दूरी बना के अगर जाते समय मिलना भी तो एक एक दूरी करेगा, भेज ना हम, नहीं तो दृश्य बड़ा खराब होता है। तो अगर किसी को मिल रही है तो संयम करके मैं निकलते हुआ चला जाऊंगा, वैसे कर लेंगे तो एकदम करेंगे तो हाँ वैसे मिलते हुए तो मैं निकल जाऊंगा। और हेलीपैड पे भी ज्यादा आने की जरूरत नहीं, उस दिन अपन बिल्कुल संयम रखते हैं, भगवान लग करेंगे।